च्या माध्यमातून तमाम महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारला आम्ही विम्याच्या बाबतीतला प्रश्न विचारला होता। योगायोगाने न दिसणारे कृषी मंत्री आज विधिमंडळामध्ये आम्हाला उत्तर देत असताना दिसले। आम्ही प्रश्न असा विचारला होता की गेल्या वर्षी 2,42,00,000 शेतकऱ्यांनी विमा मिळावा यासाठी रजिस्ट्रेशन केलं होतं। पण यंदा आपण जर बघितलं जुलै अखेरेपर्यंत वेळ असताना आता जर आकडा बघितला तर तो 2,40,000 पर्यंतच पोहोचला आहे। म्हणजे 1% सुद्धा त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन झालेलं नाही। मी मंत्री महोदयांना सांगितलं याचं प्रमुख कारण असं आहे की तुम्ही 4 जे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आहेत ते तुम्ही याच्यातून काढलेले आहेत। याच्यात प्रमुख जो ट्रिगर या सरकारने काढलाय तो स्थानिक आपत्ती म्हणजे लोकल कॅलॅमिटी असं त्याला म्हणलं जातं। गेल्या वेळेस 3700 कोटी रुपये हे शेतकऱ्याला विमा कंपन्याकडून मिळाले होते। त्यातले 80% म्हणजे 2500 कोटीच्या आसपास हा निधी हा लोकल कॅलॅमिटी ट्रिगरच्या अंतर्गत मिळाला होता। पण मला कळतच नाही या मंत्री महोदयांना या सरकारला प्रश्न कळतो का नाही कळत। मी म्हणत होतो की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे ट्रिगर महत्वाचे आहेत, पण ते बोलत असताना त्यांनी सांगितलं कुठेतरी भ्रष्टाचार झाला आणि मग तिथं जी कंपन्या आहेत विमा कंपन्या त्याला मोठ्या प्रमाणात निधी जातो म्हणून शेतकऱ्या ज्याच्यामध्ये चांगली मदत विमा कंपनीच्या अंतर्गत मिळत होती तोच विमा आणि तेच 4 ट्रिगर यांनी बंद केले। म्हणजे बँकेत चोरी झाली, चोर पकडण्याच्या ऐवजी बँकच बंद करून टाकायचं असं धोरण या सरकारने तिथं घेतलेलं आहे। त्याच्याबरोबर मी म्हणलं ट्रिगर आणणार आहात का ते आता सांगा। ते म्हणले अजिबात आम्ही ट्रिगर आणणार नाही। मी त्यांना असा प्रश्न केला ठीक आहे तुम्हाला जर त्या विमा कंपनीला पैसे द्यायचे नसतील नका देऊ, पण आता पेरणी करून सुद्धा पाऊस नसल्यामुळे दुबार पेरणीचा जो प्रश्न आलेला आहे अनेक ठिकाणी जे आता पाऊस झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान झालंय जे लोकल कॅलॅमिटी मध्ये येतं त्याला मग मदत कशी विमा कंपनीकडनं मिळणार त्याला उत्तर अध्यक्ष त्या मंत्री महोदयांकडे नव्हतं। म्हणजे खरंच मी तुम्हाला सांगतो की या सरकारमध्ये काय चाललंय हे काय माहित नाही। आम्ही म्हणालो मग 3-4 हजार कोटी तुम्ही वेगळे ठेवा, हे जे काही 4 ट्रिगर आहेत विमा कंपनी देत नसतील तर तुम्ही त्या ठिकाणी पंचनामा करा आणि शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये डायरेक्ट तुम्ही तिथं द्या। म्हणजे दुर्दैव असं की अशा प्रकारचे कृषी मंत्री आपल्या राज्याला जो कृषी प्रधान राज्य आहे अशा राज्यांना असे कोट घालणार। ठीक आहे कोट घाला नाही तर काही घाला, पण शेतकऱ्यासाठी नाही तर शेतकऱ्याचा फाटका सदरा तरी तुम्ही त्या ठिकाणी बघा। पण हे सरकार आणि हे मंत्री हे शेतकऱ्याला न्याय देतील असं आम्हाला वाटत नाही। आणि हे जे उत्तर या मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी दिलं जे थातूर मातूर होतं आणि दुर्दैव असं शेतकऱ्याचं खूप मोठं नुकसान या विमा कंपनीच्या या धोरणामुळे त्या ठिकाणी होणार आहे। यांना फक्त 6,000 कोटी रुपये केंद्र राज्य सरकारचे वाचवायचे होते म्हणून शेतकऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान यंदा आता जो अतिरिक्त पाऊस झालाय आणि आता जो पावसाने आता ब्रेक दिलेला आहे त्याच्यामुळे होईल आणि ह्याला पूर्णतः हे मंत्री आणि हे सरकार त्या ठिकाणी जबाबदार असणार आहे। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की तुकडाबंदी कायदा आणला अशासाठी होता की शेती ही विकली जाऊ नये तुकड्यात, म्हणजे एक गुंठा करून असं त्या ठिकाणी विकलं जाऊ नये। त्याच्यामध्ये आमचं एवढंच म्हणणं आहे शेतकरी जेव्हा अडचणीत येतो आणि सरकारचं धोरण जेव्हा कमी पडतं तेव्हा शेतकऱ्याकडे दुसरा पर्याय राहत नाही जमीन विकल्याशिवाय। त्यामुळे कुठेतरी असं आपल्याला म्हणावं लागेल गेल्या 7-8 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने सरकार हे शेतकरी विरोधाचे कायदे नाहीतर त्या ठिकाणी कारभार करत आहे याच्यामुळे शेतकरी आज अडचणीत येतोय आणि जमिनी त्या ठिकाणी विकाव्या लागतात। आता तुकडाबंदी कायदा हा नक्कीच काही शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, पण त्याच्यामुळे कदाचित भीती असे वाटते हळूहळू शेती ही कमी होत जाईल आणि तुकड्यात जर जमिनी विकत गेल्या तर उद्या जाऊन शेतकरी आणि शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला मोठ्या प्रमाणात अडचण होऊ शकते। आकाशवाणी आमदार निवास में जो हादसा हुआ उसके बाद अभी तक एमएलए पे कोई एक्शन ली नहीं गई है। जो गायकवाड़ एमएलए है वो शिंदे गट के है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये सरकार कॉमन मैन के लिए कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन अगर एक आध व्यक्ति एमएलए हो खासदार हो सत्ता में नेता हो
उसके पीछे वो भक्कमपने वहां पे खड़ी रहती है। तो ये गायकवाड़ जो व्यक्ति है जिन्होंने वीडियो पे एक व्यक्ति को वहां पे मारा पीटी की, अगर यही मारा पीटी कोई और करता या किसान का एक आध विषय रहता, युवा का विषय होता, सादा कार्यकर्ता होता, तो उस पर अभी तक कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन ये सिर्फ एमएलए है, वो भी सत्ता वाले लोगों का एमएलए है। इसलिए मैं सरकार का जो विचार है उसको देखते हुए ये आपको ठामपने बताता हूँ, गायकवाड़ पे कार्रवाई ये सरकार नहीं करेगी। ऐसे लोगों के पीछे ही ये सरकार खड़ी रहती है, ये यहाँ पे आप सबको दिखाई देगा। सर, आज जनसुरक्षा विधेयक आने जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से इसको विरोध करेंगे? जन सुरक्षा विधायक जो पहले था उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिसपे हमने ऑब्जेक्शन ली थी। हमारे नेता भी उस कमिटी में थे, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस वहां पे बताए हैं। हमको ऐसा पता चल रहा है कि बहुत सारे चेंजेस जो बताए थे उसमें से थोड़े बहुत चेंजेस इस सरकार ने वहां पे एक्सेप्ट किए या वो कमिटी ने एक्सेप्ट किए। अभी वो जो कायदा है वो अभी उसका कॉपी हमारे पास आया है, उसका हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हम डिटेल में जाके उस पर डेफिनेटली कमेंट करेंगे। ये चर्चा के लिए आज आ सकता है, ऐसी चर्चा है, लेकिन हमारा कहना है इस पे एक दिन में चर्चा नहीं होगी, बहुत दिन इस पे चर्चा करनी होगी। लेकिन जो 18 तक ये अधिवेशन चलने वाला था, शायद आज सरकार और वो जो कमिटी है जो अधिवेशन के बारे में निर्णय लेती है, वो शायद ये अधिवेशन 18 से कट शॉर्ट करके 11 तक या कल तक वो कर सकती है, ऐसा डर हमको लगता है। क्योंकि हम जो प्रश्न सरकार को पूछ रहे उसके लिए कॉन्क्रीट आंसर ये सरकार के माध्यम से हमको नहीं मिल रहे, और उसके कारण लोगों के मन में सरकार के विरोध में एक भावना निर्माण हो रही है। और दूसरी बात, सरकार को काम ही नहीं करना, उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ताकत देना है, कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर, कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करना है। इसलिए सरकार ये अधिवेशन भी चलने देगी क्या, ऐसे बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये जब जन सुरक्षा कायदा आएगा उस पर 100% हम सब बोलने का प्रयास करेंगे। गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और पिछले कई महीनों में ऐसे कई सारे पुल जो ढह गए और अनेक बहुत लोगों की मौत उसमें हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कई नेताओं के द्वारा टारगेट किया जा रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर अपने स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ये गुजरात का मॉडल है जो फेल हो रहा है। नहीं, एग्जैक्टली उसका रीजन हम सबको देखना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले भी गुजरात में एक ब्रिज गिरा था, उसमें बहुत सारे गरीब लोग वहां पे गुजर गए थे। अगर इस ब्रिज पे भी आप देखो तो कॉमन मैन का ही वहां पे मृत्यु हुआ है। अभी वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देखने की जरूरत है। लेकिन इसके पहले जो ब्रिज वहां पे गिरा था उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, किस पे कार्रवाई की, वो भी पूरे इंडिया को वहां पे बताने की जरूरत है। अभी इसमें भी इन्वेस्टिगेशन वहां पे हुआ, लेकिन पहले ब्रिज कोलैप्स में इन्वेस्टिगेशन जो हुआ उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई होगी तो अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दिखावा होगा, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन इसलिए प्रधानमंत्री साहब को मैं विनती करता हूँ, वहां पे जिनका मृत्यु हुआ है वो गरीब लोग है और वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी दुर्दैव अनफॉर्चुनेटली वो हुआ है। लेकिन इसलिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहां पे हो, लोगों को मदद वहां पे मिले। लेकिन जब एक आध दुर्घटना हो जाती है, लोगों को मदद दी जाती है, विषय खत्म हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे किस्से गड़े हुए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन करके एक पॉलिसी लाने की जरूरत है जो ये सरकार नहीं ला रही। और दूसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्टर बेस सरकार होता है जैसे महाराष्ट्र में है, तो कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर एक तो पैसा ज्यादा कमाने के लिए, दो कारण होते हैं पैसा कमाने के, एक नेता उनको पैसा इस सरकार में देना पड़ता है और दूसरों उसको प्रॉफिट भी कमाना होता है। उसके कारण क्वालिटी बहुत खराब करते हैं। अभी ये जो लिंकिंग रोड है जो समुद्र के ऊपर बंबई में किया गया है, अगर आप जाओगे वो नया रास्ता है, लेकिन वहां पे अगर आप पॉटहोल्स देखोगे, वहां पे खड्डे देखोगे तो आपको लगेगा ये 10 साल पहले ब्रिज बना था। अभी शुरुआत अगर पॉटहोल से हुई है तो आगे जाके ये ब्रिज रियली इतना स्ट्रांग है क्या, वो भी देखने की जरूरत है।